नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आपका सरस्वती गुरुकुल चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी पहली इकाई की दूसरी कविता बसंती हवा यह कविता का आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो स्वाध्याय शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि छठी कक्षा की सभी विषयों की वीडियो अपलोड हो चुकी है। हिंदी के भी सभी पार्ट की वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो शुरू से लेकर अंत तक सभी पार्ट की वीडियो आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। तो देखते हैं बसंती हवा यह पाठ का स्वाध्याय। पहला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से प्राकृतिक सुंदरता दर्शाने वाला एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। और दूसरा प्रश्न वहीं पे दिया है, अपने चित्र के बारे में बोलो। ये प्रश्न के नीचे हमें कुछ चित्र दिए हैं जिसका उपयोग करके हमें स्वयं से एक चित्र बनाना है। किसी भी प्रकार से हम बना सकते हैं और इनमें से कोई भी चित्र हम कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए मैंने ये वो चित्र बनाकर दिखाया है। आप अपनी तरह चित्र कैसे भी बना सकते हैं और वो चित्र के बारे में आपको बोलना है या फिर वहाँ पे वाक्य लिखने हैं। तो ये चित्र देखो। और अभी हम उसके संदर्भ में वाक्य देखते हैं। वो चित्र में दो बैल खड़े हैं, आम के पेड़ फलों से लदे हैं, चिड़िया बहुत सुंदर है, पहाड़ से झरना बह रहा है, बहुत सारे ऊंचे पहाड़ है। आपने अगर एक ही डाला है तो बहुत सारे यह शब्द नहीं आएगा। मैंने दो तीन डाले हैं इसलिए बहुत सारे यह शब्द प्रयोग किया है। किसान कंधे पर गमछा डाले जा रहा है। आप वो किसान 2 बार 3 बार 1 बार किसी भी तरह से उसको वो चित्र को यूज़ कर सकते हैं। आया समझ में? आगे का प्रश्न देखते हैं। जरा सोचो, बताओ, यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो क्या होता? तो इसका उत्तर है, यदि प्रकृति में यह बहुत सारे सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो पूरी प्रकृति ही बेरंग नजर आती। रंगों के अभाव में सारी प्रकृति, सारे जीव जंतु, मानव व फल, फूल, पेड़ पौधे, जीव, सभी जानवर एक जैसे ही नजर आते। आपको यह कल्पना करनी है कि ये हमारे प्रकृति में कोई भी रंग नहीं होता तो ये प्रकृति कैसे होती, और वहाँ पे लिखना है। आया समझ में? आगे देखते हैं। मैंने समझा, ये कविता से हमने क्या सीखा ये यहाँ पे बताना है। बसंती हवा बड़ी ही बेफिक्र, बावली, निडर और मस्त मौला है। वह एक फक्कड़ मुसाफिर की तरह कभी इस पेड़ से उस पर तो कभी खेतों में अटखेलियां करती फिरती है। तो यह बात हमने इस कविता से सीखी है। आगे देखते हैं भाषा की ओर। दिए गए शब्दों के लय युक्त शब्द लिखो। यहाँ पर बीच में देखो, सरसों, बरसों, यह शब्द हमें उदाहरण के तौर पर दिया है। उसी तरह के बाकी शब्द के लय युक्त शब्द हमें बनाने हैं। तो पहला है हवा, इसका लय युक्त रवा। आगे बावली, सावली, अलसी, तुलसी, और महुआ, इसका लय युक्त शब्द आएगा बथुआ। इसके अलावा अब कोई भी शब्द जो लय युक्त आता हो वो यहाँ पर दे सकते हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं। खोजबीन, यह शीर्षक के नीचे एक प्रश्न आया है। ऋतुओं के नाम बताते हुए उनके परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करो और लिखो। इसका उत्तर आपको थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन यह देना बहुत ज़रूरी है, तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। तो पहला देखते हैं, हमारे ऋतु कितने हैं? 6 ऋतुओं की क्या विशेषता है?
ये हमने यहाँ पे दिया है। पहला है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में प्रकृति बड़ी सुहावनी हो जाती है। हर तरफ रंग बिरंगे फूल, हरे भरे वृक्ष दिखाई देते हैं। ग्रीष्म ऋतु, ये ऋतु में भीषण गर्मी पड़ती है। इस दौरान आम, जामुन जैसे रसीले फल आते हैं। आगे का है वर्षा ऋतु। यह ऋतु में बारिश होती है, जिससे तालाब, नदी यह सब पानी से भर जाता है। आगे का ऋतु कौन सा है? शरद ऋतु। यह ऋतु में ना अधिक गर्मी होती है और ना ही ठंड होती है। मौसम बहुत ही सुहावना होता है। आगे का है हेमंत ऋतु। यह ऋतु में ठंडी बहुत बढ़ जाती है। यह ऋतु में दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी हो जाती है। और आखिरी का ऋतु है शिशिर ऋतु। यह ऋतु में सर्दी अधिक होती है, दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती है। तो ये हो गए हमारे 6 ऋतु और उन ऋतुओं में ये वातावरण में होने वाले बदलाव यहाँ पे हमने दिए हैं। आगे का प्रश्न सुनो तो जरा, यह शीर्षक के नीचे आया है। त्योहार संबंधी कोई एक गीत सुनाओ और दोहराओ। यहाँ पर कौन सा त्योहार देना है ये नहीं लिखा है, या कौन से भी त्योहार पे आप कोई भी एक कविता यहाँ पर दे सकते हो या फिर गीत दे सकते हो। मैंने दिया है दिवाली के ऊपर। तो गीत है, आई दिवाली आई, आई दिवाली रे, दीप जलाओ खुशी मनाओ, आई दिवाली रे, खूब चले फुलझड़ी पटाखे, आई दिवाली रे, आई दिवाली, आई दिवाली, आई दिवाली रे। इसकी चाल तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप वो अच्छे से गाओ और उसको चाल लगाओ। आगे का शीर्षक है बताओ तो सही। इसके नीचे प्रश्न दिया है, शालेय स्वच्छता अभियान में तुम्हारा सहयोग बताओ। इसका उत्तर है, शालेय स्वच्छता अभियान के तहत हमारे विद्यालय में महीने में एक बार सभी छात्र अपने अध्यापकों के साथ मिलकर विद्यालय की सभी वर्गों की और विद्यालय के परिसर की सफाई करते हैं। मैं हर बार इस अभियान में अपना पूरा सहयोग देने की कोशिश करता हूँ। मैं और मेरे मित्र हम कक्षाओं की खिड़की, बेंच, दरवाजे, फलक साफ करने का कार्य करते हैं और हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हम और हमारे मित्र कूड़ा फेंकने के लिए कूड़ेदान का इस्तेमाल करें। आगे का प्रश्न देखते हैं वाचन जगत से। कविवर सुमित्रानंदन पंत की कविता का मुखर वाचन करो। तो कविवर सुमित्रानंदन पंत की कोई भी कविता लेनी है और उसका वाचन करना है। और आगे का प्रश्न है मेरी कलम से सप्ताह में एक दिन किसी कविता का सुलेखन करो। आपको कविता पढ़नी भी है और उसको लिखनी भी है, यानी पढ़ने और लिखने की दोनों की भी प्रैक्टिस हमें करनी है। तो यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत की कविता हमें वाचन करनी है और कोई भी कविता हो वो हमें लिखनी है, ये आपको करना है। आगे का प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एक, नहीं कुछ रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? फिकर। नहीं कुछ फिकर है। 2, गिरी रिक्त स्थान से फिर चढ़ी आम ऊपर। तो गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर। रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? धम्म। 3, वहाँ रिक्त स्थान में लहर खूब मारी। तो रिक्त स्थान पर शब्द कौन सा आएगा? गेहूं में। वहाँ गेहूं में लहर खूब मारी। और 4, हिलाया झुलाया गिरी पर न रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान पर शब्द आएगा कलसी। हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। आगे का प्रश्न देखते हैं, सदैव ध्यान में रखो। इस शीर्षक के नीचे आया है, प्लास्टिक, थर्माकोल आदि प्रदूषण बढ़ाने वाले घटकों का उपयोग हानिकारक है। तो इसका हमें विश्लेषण देना है। देखते हैं उत्तर क्या है।
प्लास्टिक और थर्माकोल जैसे घटक आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। इन्हें जलाने पर पर्यावरण अधिक प्रदूषित होता है। यदि खुले में घूमने वाले जानवर गलती से इन्हें निगल लें तो उनकी मौत भी हो सकती है। यह प्लास्टिक और थर्माकोल वर्षा ऋतु में नालों गटारों में जमा होने से हर जगह पानी जमा होने लगता है। हर प्रकार से इनका उपयोग करना पर्यावरण के लिए हानिकारक ही है। पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, तो हम इनका उपयोग ना करें और दूसरों को भी इनके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करें। तो इस प्रकार से हमें ये उत्तर लिखना है। उत्तर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपको ये महत्वपूर्ण ही है, आपको पूरा ध्यान में रखना है। आगे का प्रश्न है विचार मंथन। इसके नीचे प्रश्न है हवा प्रकृति का उपहार, यही है जीवन का आधार। इस वाक्य का हमें विश्लेषण करना है। तो देखते हैं, मानव जीवन के लिए अन्न, वस्त्र और निवारा जितना महत्वपूर्ण है उतनी ही हवा भी महत्वपूर्ण है। बिना खाना खाए मानव कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन बिना हवा के मानव और प्राणी कुछ पल भी जीवित नहीं रह सकते। हवा का महत्व देखते हुए हम यह भी कह सकते हैं कि हवा में प्रकृति से मिला हुआ एक वरदान है। वह हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि उसके अभाव में जीवित रहना असंभव है। तो ये हुआ इस वाक्य का या फिर इस पंक्ति का अर्थ। आया समझ में? आगे का प्रश्न देखते हैं, अध्ययन कौशल। इसके नीचे प्रश्न है वायुमंडलीय स्तर दर्शाने वाली आकृति बनाओ। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी आकृति बनाई है, आप अच्छे से बना लेना। बीच में क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के आगे का स्तर कौन सा है? क्षोभ मंडल। उसके आगे कौन सा स्तर है? समताप मंडल। और तीसरे नंबर पे जो स्तर है वो कौन सा है? मध्य मंडल। उसके बाद ताप मंडल और उसके बाद का है बाह्य मंडल। आगे देखते हैं, एक मज़ेदार चीज़ यहाँ पर दी गई है, पहचानो हमें। और नीचे कुछ शब्द दिए हैं, कुछ वर्ण दिए हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहे, लेकिन आपको ये समझ में आने के लिए क्या करना है? आईने के सामने जाना है। आपके पाठ्य पुस्तक में ये है, तो आईने के सामने उसको पकड़ना है, तो आपको ये शब्द अच्छे से या फिर सीधे नजर आएंगे। पहले क्या हुए थे? उल्टे, लेकिन ऊपर का देखो, पहचानो हमें। ये शब्द पहले सीधा था, अभी ये उल्टा लग रहा है। आईने में हम ये पकड़ेंगे तो सीधे शब्द उल्टे नजर आएंगे, उल्टे शब्द सीधे नजर आएंगे। आया समझ में? वर्णमाला एक बार आप देख लीजिए। अब देखेंगे हमने बनाए हुए प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, हवा ने किसे झकोरा? इसका उत्तर, हवा ने आम पर चढ़कर उसे झकोरा। आगे का प्रश्न है, ऋतुओं का राजा किसे कहा जाता है? उसका उत्तर, ऋतुओं का राजा वसंत ऋतु को कहा जाता है। हमने शुरू में ही ऋतुओं की जानकारी ली है, वहां पर आप देख लेना वसंत ऋतु का क्या महत्व है। 3, हवा किधर घूमती है? इसका उत्तर, हवा जिधर चाहती है उधर घूमती है। चौथा प्रश्न, अलसी सिर पर क्या लेकर खड़ी है? अलसी सिर पर कलसी लिए खड़ी है, यानी क्या होता है? जिसमें अलसी होती है वो बीज कलसे की तरह दिखाई देता है। तो इस कविता में उसको ऐसे बताया गया है कि अलसी सिर पर कलसी लेकर खड़ी है, ऐसा दिख रहा है। 5, आम से उतरकर बसंती हवा कहाँ पहुंची? इसका उत्तर, आम से उतरकर बसंती हवा गेहूं के हरे खेत में पहुंची।
6. बसंती हवा सरसों को क्यों नहीं है हिला डुला पाई? इसका उत्तर बसंती हवा अलसी से हार जाने के कारण सरसों को नहीं हिला झुला पाई। यहाँ पर देखो, सातवां प्रश्न, बसंती हवा कैसी है? इसका उत्तर बसंती हवा बावली, मस्त मौला, अनोखी, बेफिक्र और निडर अजब है। 8. बसंती हवा कहाँ कहाँ घूम कर आई है? इसका उत्तर बसंती हवा ने महुआ के पेड़ पर चढ़कर सपतप मचाई और धम से गिर पड़ी। फिर आम के पेड़ पर चढ़कर उसे झकोरा और कान में कू करके वहां से उतरकर भागी। वहां से गेहूं के खेत में पहुंची, अलसी और सरसों के खेत में घूमती रही। अलसी के पौधों से हार गई, इसीलिए सरसों के खेत से वो भाग गई। आया समझ में? आई होप आपको सभी प्रश्नों का समाधान मिल गया होगा। ऐसे ही नए नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करो। आपके मन में कुछ प्रश्न हो या फिर आपको कुछ दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। मैं आपको उसके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।